नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है उसके संबंध में बात करना चाह रहा हूं। ये चर्चा के लिए मैंने इस टॉपिक को चुना है और ये फिज़िक्स का टॉपिक है, भौतिक शास्त्र का टॉपिक है जो कि एग्रीकल्चर साइंस का एक लेसन के रूप में है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार क्या क्या बन सकते हैं। उसके बाद बताऊंगा चार्ज के बाद में चार्ज टाइप्स बताऊंगा, कूलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ बताऊंगा, कूलाम्ब का व्युत्क्रम का नियम बताऊंगा। अगर समय रहा तो मैं एकांक आवेश को भी परिभाषित करूंगा, इसके माध्यम से यूनिट चार्ज को परिभाषित करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो मैंने प्रिपेयर किया है ये आपके पीएटी के एग्ज़ाम में पैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी वीवीआईएमपी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, ध्यान से देखें, गौर से देखें। और आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, तो हम सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? आपने देखे होंगे जब आप कंघी करते हैं, सूखे बाल पर कंघी करते हैं, कॉम चलाते रहते हैं आप, और उस कंघी को जब नीचे ज़मीन पर रख देते हैं तो आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं, चाहे कागज़ के हो, चाहे धागे के हो, रस्सी के हो, कपड़े के हो, धूल मिट्टी के कण हैं, वो सभी कंघी पर आके चिपक जाते हैं, कॉम पर आके चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन पावर होता है कंघी और उन छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक यूनानी साइंटिस्ट थे, थेल्स। ठीक है, 6th सेंचुरी की बात करते हैं हम, थोड़ा सा हिस्ट्री। 6th सेंचुरी के आसपास एक यूनानी साइंटिस्ट था, थेल्स, जिसको यूनानी विज्ञान के संस्थापक जनक कहा गया है। इन्होंने ऐसा ज्ञात किया था कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को उन पर रगड़ते हैं, किसको? एम्बर नामक पदार्थ को उन से रगड़ते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे, धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण, सूखी पत्तियां वगैरह उस एम्बर के छड़ में आके चिपक जाते हैं। ठीक है ना, चिपक जाते हैं मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस आकर्षित करने के गुण को ही यहाँ पर थेल्स नामक साइंटिस्ट ने परिभाषित किया है विद्युत के रूप में। एम्बर एक ऐसा पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाई जाती है, पीले रंग का रेजिनी प्रोडक्ट होता है, रेजिनी सबस्टेंस होता है। ठीक है, थेल्स ने जब वो थ्योरी दिया था, वो बताया था कि एम्बर छड़ में आकर्षण पावर आ जाता है, तो उसके खोज के 2000 वर्ष तक किसी वैज्ञानिक का इस ओर ध्यान नहीं गया था। बाद में 16th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी में, ठीक है, एलिजाबेथ महारानी जो सम्राज्ञी थी, क्वींस ऑफ ब्रिटेन, एलिजाबेथ के इसके जो फर्स्ट मेडिकल एडवाइज़र थे विलियम गिलबर्ट, ठीक है, इसने भी कई पदार्थों को बताया था कि रगड़ने पर एम्बर के समान ही उसमें कम से कम या अधिक से अधिक भी हो सकती है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। किसने बताया था ऐसा? विलियम गिलबर्ट ने बताया था। विलियम गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट नहीं, एक चिकित्सक थे, एलिजाबेथ के, महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट, इन्होंने भी ऐसे ही बताया था। ठीक है, बाद में 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी में 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने, किसने? सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन ने
एनर्जी को, जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें अट्रैक्शन पावर उत्पन्न हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। किसने नाम दिया था? सर थॉमस ब्राउन के द्वारा दिया हुआ ये नाम था। इस नाम से इन्होंने संबोधित किया। और जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत होता है, उस शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई है। अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि एम्बर नामक शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। ठीक है ना, एम्बर से ही इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रीक नाम, मतलब एम्बर का ग्रीक नाम है, इसका ग्रीक नेम है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम, ठीक है, इस इलेक्ट्रम नामक शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी बना। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर एक डेफिनेशन ये तैयार हो जाता है कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, विद्युत कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, मतलब वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, अट्रैक्ट करने का पावर उत्पन्न हो जाए, क्वालिटी उत्पन्न हो जाए, उस क्वालिटी का ही नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रैक्शन के कारण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण या रगड़ने के कारण, रफ करने से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा गया। क्या कहा गया? घर्षण, फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का क्वालिटी आया, उसको इलेक्ट्रीफाइड कहा गया या चार्ज कहा गया, उनको आवेशित कहा गया, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहा गया। ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ पर। तो क्या क्या काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनती है? तो इसके दो काइंड्स बनते हैं। ठीक है, यदि वस्तु में उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिसिटी किसी और दूसरे वस्तु में प्रवाहित ना होने दिया जाए, हम उसको जाने ना थे, तो उस प्रकार की विद्युत को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मतलब स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा विरामावस्था में रहता है। फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसमें इस प्रकार के चार्ज वस्तुओं जिनमें आवेश विरामावस्था में रहता है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस साइंस को जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि वस्तु में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ है उसको किसी और दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने दिया जाता है, यहाँ से वहाँ जाने दिया जाता है, तो उस प्रकार से उत्पन्न विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर है? इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो धारा विद्युत विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? धारा विद्युत, इलेक्ट्रो करंट बोल सकते हैं आप इसको, धारा विद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रो करंट, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। चूँकि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार्ज जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चार्ज देखेंगे, आवेश देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखे होंगे जब कांच की छड़ को हम जब रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, और किसको हमने रगड़े? ग्लास के रॉड को, कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ है उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो भी आवेशित हो जाता है। लेकिन दोनों में जो आवेश बनता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देख लीजिए। हम एक काम करेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर धागे से लटके रकाब में बांध देते हैं। ये हो गया धागा। ठीक है, इसमें रकाब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रकाब। और इसमें हम बांध देते हैं, लटका देते हैं कांच की छड़ को। समझ लीजिए ये हो गया कांच की रॉड।
कांच की राड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लटका दिए हैं, ये लटका हुआ है धागे में, ऊपर ऐसा बंधा हुआ है, ठीक है। ये हो गया कांच की छड़। किसकी छड़ हो गई ये कांच की छड़, ग्लास का रॉड है, ठीक है। किससे रगड़े हैं हमने, रेशम से रगड़े हैं कांच की छड़ को और रकाब में लटका देते हैं। तो हम जब दूसरा कांच की छड़ इसके सामने लेके आते हैं, जब दूसरा कांच की छड़ इसके सामने लेके आते हैं तो दोनों को पास लाते ही हम देखते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है। एक दूसरे से दूर जाती है का मतलब हम समझते हैं कि इसमें इस समय एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है। इस आवेश का नामकरण बाद में करते हैं, लेकिन अभी ये समझिए कि इसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया उस समय, आप भी कर सकते हैं। आबनूस की छड़ लिया गया किसकी छड़, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ठीक है ना। किसकी छड़ को, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे में लटका दी, ये आबनूस की छड़ है, ठीक है। जब इसके सामने, इस छड़ के सामने फिर से दूसरा छड़ लाया गया जो आबनूस की छड़ है, जो बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, तो इस आबनूस की छड़ में ये हो गया आबनूस, इस आबनूस की छड़ में समान आवेश उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये भी एक दूसरे से दूर गई, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। अब जब तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट जो किया, इसका नामकरण किया गया है, ये जो चिन्ह है यहाँ पर मैंने बनाया है प्लस, ये किसी आवेश के परिणाम को व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से जो पहले प्राप्त हुआ है उसको धनावेश और बाद में जो प्राप्त हो रहा है इसको ऋणावेश के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। जब इस रस्सी में लटके हुए रकाब में हम बिल्ली की खाल से रगड़े हुए आबनूस की छड़ को लटकाते हैं, ये हो गया बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई आबनूस की छड़, और हमको पता है कि इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है, मतलब एक चार्ज है। और दूसरा छड़ हम लेते हैं कांच का। ये जो कांच का छड़ है, ये जो कांच का छड़ है, इसको हमने ऊन पर रगड़ने के बाद में इसमें एक अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आबनूस की छड़, ये हो गया आबनूस की छड़, ये हो गया आबनूस की छड़, ठीक है। इसमें निगेटिव चार्ज है, बाद में हमने एक्सपेरिमेंट किया इसलिए। और ये हो गया कांच की छड़, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए दोनों चार्ज अलग है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दोनों निगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दो चार्ज डिस्कवर हो जाता है। क्योंकि इसको परिणाम से हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, या नहीं करते, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। सुविधा के दृष्टिकोण के लिए एक को धन और दूसरे को माइनस या ऋण माना गया है, ठीक है। पहले उत्पन्न हुआ कांच के छड़ में तो धनावेश माना गया, बाद में आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको ऋणावेश माना गया है, ठीक है। ये जो नाम है ऋणावेश और धनावेश, इस सुविधा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, ठीक है। 1750 ईस्वी में अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम सुझाया था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ आवेश के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है ना, और या दो
विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो दो आवेशों का परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। मतलब उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है ये दर्शाएगा कि अट्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। उस बल को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिस बल के कारण वो आकर्षण बल और जिस बल के कारण वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, समान प्रकार के आवेश होने के कारण विद्युत बल में प्रतिकर्षण बल होगा। विपरीत प्रकार के आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग विद्युत आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम को 1785 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट चार्ल्स, ये नाम याद रखेंगे, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है इसके नाम के आधार पर इसी को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार, अब मैं शुरू कर रहा हूं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। हमने अभी भी कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मैं आपकी सुविधा के लिए राइट कर रहा हूं इसको। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात जब हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है या अनुदिश होता है। ठीक है, तो मैं इसके गणितीय व्यंजक की तरफ जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा गणितीय व्यंजक किस प्रकार से ये डिस्कवर किया जाता है। गणितीय व्यंजक में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैंने जैसा कहा, मान लो कोई दो बिंदु आवेश है। देखो, मान लो कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु है Q1, दूसरा बिंदु है Q2। ठीक है, क्लियर है? ये है बिंदु आवेश Q1 और ये है Q2, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, दोनों एक निश्चित दूरी पर है। तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बीच की दूरी, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बीच की दूरी d, ठीक है, उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षणीय प्रतिकर्षण बल की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है, तो देखिए इसको व्यंजक के रूप में कैसा लिखेंगे। अब देखो यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, अब शब्दों में लिखिए इसको, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F इक्वल टू F समानुपातिक या अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, आपको पता है थ्योरी का पहला लाइन क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती थी। ये हो गया पहला लाइन, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्लियर है, समझ में आ गया। जब दूरी नियत हो, जब दूरी निश्चित हो तब, जब डी नियत हो, ऐसा लिख सकते हैं आप, नियत हो, जब डी नियत हो तब। ठीक है, दूसरा लाइन ये कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उन दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, दोनों की बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों की बीच की दूरी कितना है, डी, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग मतलब डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे हम, तथा ऐसा करके, तथा दूसरा लाइन एफ अनुक्रमानुपाती 1/d² लिखेंगे इसको। ठीक है, ये कब होगा, जबकि Q1 व Q2 नियत हो, जबकि Q1 और Q2 नियत हो तब। क्लियर है, ये दो आपको समीकरण जैसे मिला, व्यंजक मिला, उन परिभाषा के बेस पे, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बेस पे। अब आता है दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को ज्वाइन करके लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, लिख दीजिए मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों एफ एफ, तो एफ अनुक्रमानुपातिक 1, अर्थात ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान ये हो जाएगा d² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगा देंगे, चिन्ह हटेगा इसलिए यहाँ पर एक नीतांक लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अर्थात अनुक्रमानुपातिक नीतांक। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक नीतांक है जिसका मान हमेशा आवेश की बीच के माध्यम की प्रकृति, आवेश के बीच की माध्यम की प्रकृति, उनके बीच के बल को नापने में प्रयुक्त मात्रक और आवेशों की बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा d²। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ये एक फार्मूला डिस्कवर हो गया आपके लिए। ठीक है, जहाँ पर a क्या है, वेयर a इक्वल टू, आप लिख दीजिए वेयर, ये लिखना जरूरी है जब हम लोग कोई व्यंजक डिस्कवर करते हैं। तो a इक्वल टू क्या है, मैंने कहा था, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपातिक नीतांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपातिक नीतांक बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, आपको इस व्यंजक के बेस पे समझ में, माध्यम के बीच की प्रकृति, मतलब आवेशों के बीच की माध्यम की प्रकृति पर, बल को किस मात्रक से नाप रहे हैं उस पर, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करता है ए का मान। क्लियर है, तो ये हो गया कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बहुत इजी है, 2 लाइन का है, अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी पढ़ने को मिल गया, बहुत सरल है, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पेपर में आ सकता है, आता। अब इसमें कुछ कंडीशन बनता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, CGS पद्धति में कैसे होगा, CGS पद्धति में, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या होगा, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात हो, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात हो का मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, a इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो इस फार्मूला में हम मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो क्या होगा, समीकरण 1 के अनुसार f इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान d² हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान d² हो जाएगा। ठीक है, जब माध्यम में निर्वात हो तो क्या होगा, a इक्वल टू 1 होगा, a इक्वल टू 1, तो समीकरण 1 में मान रखे हमने, तो क्या आया, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपन d² आ गया। ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा माध्यम प्रेजेंट हो, वहाँ पर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई दूसरा माध्यम हो, मतलब पहला निर्वात था, दूसरा माध्यम हो, तब जब कोई माध्यम हो तब, जब माध्यम हो तब क्या होगा, समीकरण 1 से F इक्वल टू हो जाएगा 1/K हो जाएगा, जहाँ पर K
माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, के माध्यम का परावैद्युतांक है, इंटू है, ये ध्यान रखिए, इंटू Q1 इंटू Q2 अपन डी स्क्वायर हो जाएगा। जब माध्यम उपस्थित हो, वहाँ पर क्या हो, जब माध्यम उपस्थित हो तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा के, ठीक है। ये हो गया सीजीएस पद्धति में। ठीक है, ऐसे ही दूसरी स्थिति आती है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में देखिए, एमकेएस पद्धति में अगर हम लोग जाएं तो जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात हो, ठीक है, जब निर्वात हो तब एमकेएस पद्धति में निर्वात हो तब क्या होगा, एमकेएस पद्धति में निर्वात हो तब ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा एमकेएस पद्धति में, जब वहाँ पर निर्वात हो तब ए = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन 0 जो होता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता या एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है ये, ठीक है ना। ये जो एप्सिलॉन 0 है ये क्या कहलाता है, वायु और निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। अब इसका मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ये याद रखेंगे आप लोग इसका एप्सिलॉन 0 का, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि जब एमकेएस पद्धति में निर्वात हो तब क्या होगा, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है, आपको मिल गया समीकरण एक ये था। F = A Q1 × Q2 अपन डी स्क्वायर, यहाँ पर मान रखने पर क्या आएगा, देखो 1/4 पाई ए, तो मान आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, सीधा सीधा F = ठीक है ना, F = क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ए का मतलब, इसमें ए का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इंटू Q1 × Q2 अपन डी स्क्वायर है, न्यूटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। आगे अभी हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो F = क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ गुणित Q1 × Q2 अपन डी स्क्वायर हो गया। ये समीकरण 3 मान लीजिए इसको। समीकरण 2 और 3 में Q1 और Q2 कूलाम में और डी मीटर में होता है। इन दोनों समीकरण में क्या है, Q1 और Q2 कूलाम में है और डी किस में है, मीटर में, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, जब माध्यम में कोई निर्वात नहीं रहता तब, ठीक है, जब माध्यम में कोई निर्वात नहीं है तब क्या हो रहा है, F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपन डी स्क्वायर होता है। अब जब इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट जब माध्यम में जब कोई माध्यम हो तब क्या होगा, माध्यम के रूप में वहाँ पर निर्वात था तब तो वो आया, जब माध्यम में निर्वात है तब क्या है, 1/k, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगा, मतलब सेम होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब माध्यम हो तब, मैं दूसरा लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब माध्यम हो तब क्या होगा, 1/k, माध्यम के परावैद्युतांक, या मैंने बताया था ना के बराबर क्या बताया था आपको, अगर याद होगा तो के बराबर मैं बताया था माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, अर्थात 1/k। तो ए की जगह में क्या आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सीधे डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2 अपन डी स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा जब माध्यम होगा तब। यहाँ पर ये हट जाता है, इसलिए एप्सिलॉन 0 हटेगा क्योंकि E = E एप्सिलॉन 0 के रखते हैं, इसलिए E = मतलब एप्सिलॉन अर्थात एप्सिलॉन 0 के रखते हैं, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के का मतलब हट जाएगा, मान हट जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ,
यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। ये इसलिए होता है क्योंकि एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/k होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मान तो आपको पता है 9 × 10 की घात 9 इंटू 1/k। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1/k मतलब k का गुणा इसके साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 k बराबर होता है एप्सिलॉन। ठीक है, ये रखने पर इसलिए ऐसा फार्मूला आया, ये याद रखोगे। जहाँ पर एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसके आधार पर आप किसी भी एकांक आवेश यूनिट चार्ज को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। यूनिट चार्ज को परिभाषित कर सकते हैं, सीजीएस पद्धति में परिभाषित कर सकते हैं। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम स्टैट कूलाम होता है। स्थिर विद्युत मात्रक है एक, स्थिर विद्युत मात्रक है एक सीजीएस पद्धति में। ठीक है, निर्वात में या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल सीजीएस पद्धति में हो जाएगा F इक्वल टू Q1 इंटू Q2/d² हो जाएगा, डाइन। ठीक है, सीजीएस पद्धति में स्थित कूलाम को डाइन से मापते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q होगा, F बराबर 1 होगा। जब ऐसा होगा तो आपको आखिरी में मिलेगा Q इक्वल टू वो +-1, अर्थात एक स्थित कूलाम या एक आवेश का स्थिर विद्युत मात्रक वह आवेश होता है जो निर्वात में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे अपने ही समान तथा बराबर आवेश को एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आप लोग इसको और अच्छे से सुन लेना और पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना। एकांक आवेश कभी कभी पूछ देते हैं, एकांक आवेश की परिभाषित करेंगे। सीजीएस पद्धति में था अभी मैंने जो बताया। एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है। निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, इसमें जो मात्रक है वो बदल जाएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा F बराबर 9 × 0 × 10⁻9 हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, Q1 और Q2 बराबर Q, D बराबर 1 हो जाएगा। Q1 Q2 यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन F बराबर जो बल लग रहा है वो कितना बल है 9.0 × 10⁹ न्यूटन। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, F की जगह में 9.0 × 10⁹ बराबर 9.0 × 10⁹ Q इंटू Q/1²। अर्थात यहाँ पर भी Q² इक्वल टू 1 होगा, Q बराबर +-1 होगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान, इस जगह का मान दोनों कैंसिल हो जाएगा 9.0 × 10⁻9 होने के कारण। ठीक है, अतः हम इसके आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश होता है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे, क्योंकि एमकेएस पद्धति में बोल रहा हूँ मैं, तो 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने ही समान तथा बराबर आवेश को 9.0 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आप एक कूलाम का मतलब समझ सकते हैं, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होता है। ठीक है ना, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बड़ी गौर से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, बारीकी से देख लीजिए। जितना मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला है वो सभी आप चाहें तो अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।